आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो, दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो, चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग, चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। आसार जिंदगी ही नहीं इंशाअल्लाह मैं मुशायरे की आगाज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मुझे बताया गया कि मकालमे के लिए काजी कलीमुल हक साहब को आवाज़ दे दी जाए। यही सब है, अगर फहरिस्त ये हमें बना के दे देते तो इंशाअल्लाह ये मुशायरा बड़ा खूबसूरत हो जाता। लेकिन जिस तरह से तरावी में कोई लुकमा देता है, उसी तरह से सुंदर फैज़ानी आज पूरी रात लुकमा देते रहेंगे। आइए मोहतरम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दैबी साहब। जी जी। आज की ये जो महफ़िल सजाई गई है, होता इस तरह का है, इस तरह की महफ़िलों में कि जो मेन मकसद होता है, जो शायर होता है वो कहीं पीछे खो जाता है और लोग अपने जो भी रचनाकार हैं, यहाँ जो शायर हैं, वो अपनी रचनाएं सुनाकर चले जाते हैं। और आप पोस्टर में भी देख सकते हैं कि फ़राग गोरखपुरी एक रसीदी टिकट की तरह चिपके हुए हैं। अगर फ़राग गोरखपुरी इस वक्त होते यहाँ पे तो शायद 2-4 गालियाँ हम लोगों को दे के चले जाते। लेकिन फ़राग का जो मर्तबा था अदब में, साहित्य में, उसके लिए गालिब का एक शेर कि आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहें जिसे, और ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। फ़राग गोरखपुरी मेरे इस राइटअप का उन्वान है शताब्दी की आवाज़। मैंने तमहीद पहले इसलिए नहीं बानी कि काफ़ी वक्त हो चुका है, वरना हमारी सभी मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्त, रेवरेंड फादर साबू, सभी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं। फ़राग गोरखपुरी का एक शेर है कि सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फ़राग, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। फ़राग साहब का ये शेर हमारे देश की जो सुनहरी और रुपहली रवायत रही है, उसकी तरफ खूबसूरत इशारा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से तहज़ीबी धारों ने मिलकर इस मुल्क को सजाया, संवारा, निखारा। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे लिए भी इस शेर में बड़ा आकर्षण है। इत्तेफाक से फादर साबू भी हैं, हमारे भाई जसपाल सिंह भी हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम किया था, ठीक 4/3/20 को। वो तारीख़ इसलिए मुझे याद रह गई कि अगर डिसेंडिंग आर्डर में देखें तो 4-3-2-1 यानी आज की जो तारीख़ है 1 2 3 4, वो डिसेंडिंग आर्डर में, तो इसलिए मुझे याद रह गई। उसका उन्वान था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एक विविधता में एकता, जो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। फ़राग साहब जीनियस थे, फ़राग साहब जीनियस थे। वो सुंदरता के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने देश से उठने वाली सांस्कृतिक खुशबू को अपनी शायरी में सुमो लिया था। और इसीलिए कहा जा सकता है कि भले ही वो अपने नाम के आगे गोरखपुरी लगाते रहे हों और उनकी शायरी उर्दू ज़बान के लिए होती रही हो, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा शायर रंग, नस्ल, ज़ुबान, कौम और भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता। वो इंसान की महानता के गीत गाता है और इसलिए वो सारी इंसानियत की संपत्ति होता है। फ़राग गोरखपुरी इश्क व मोहब्बत और सुंदरता के शायर थे। उन्होंने पश्चिम की सभ्यता से लाभान्वित होने का ढंग सिखाया और उसके हिंदुस्तानी रंग दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। वो ये महान
व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने साहित्य जगत को अपनी कविताओं और लेखों के द्वारा बहुत कुछ दिया। उनकी कविताएं उर्दू की अदबी दुनिया की, ये कह सकते हैं कि अदबी इतिहास का एक चमकता हुआ सितारा है। उनकी रचनाएं मस्तिष्क में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से अपने पूरे युग को प्रभावित नहीं किया, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक जगमगाती राह छोड़ गए। उन्हें अपने जीवन में सम्मान और स्नेह का असीमित खजाना मिला। लोगों ने उन्हें अपने पलकों पे जगह दी। देश के तमाम साहित्यिक अवार्ड उन्हें मिले। उन्हें सरकारी और गैर सरकारी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की दी गई, और जहाँ तक उर्दू का चलन है वहाँ उनकी साहित्यिक सेवाओं को भी स्वीकारा गया। अली सरदार जाफरी के अनुसार मैंने सन 1950 में फ़राक़ को कुछ इस तरह पहचाना कि वो जोश और जिगर के समकालीन तो हैं ही, लेकिन उन्हें ख्याति प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के बाद मिली। वो शायर भी हैं, आलोचक भी। बहुत से बुद्धिजीवियों का ये तक विचार है कि वो सामाजिक उथल पुथल तक सब नवयुग की उर्दू शायरी के सबसे बड़े गज़ल कहने वाले शायर हैं। उनकी गज़लों में आध्यात्म और गज़ल की कुल प्रचलित विषयों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल तक सब कुछ है। उनके लहजे में एक नवीनता है और शब्दों के चयन में ऐसा आनंद है जो दूसरे कवियों के वहाँ थोड़ा कम मिलता है। इस मैदान में उन्होंने ऐसे हसीन और अमर कविताएं कही हैं जिसे किसी कवि के लिए गर्व की बात होती है। मिसाल के तौर पर, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़ की निखर आई है। और हज़ार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, हज़ार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, नई नई सी है तेरी गुज़र फिर भी। और गरज के काट दिए ज़िंदगी के दिन ऐ दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। और आगे कहते हैं कि दिलों को तेरी तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिर में चराग। फ़राक़ की शायरी को सदी की आवाज़ कहा जाता है। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर कहे जाते हैं, लेकिन उनकी नज़में और रुबाइयों का भी महत्व कम नहीं है। उन्होंने बड़ा भंडार छोड़ा है जिसमें सदियों का पूरब और पश्चिम के साहित्य का रस निचोड़ा गया है और अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ा भी है। हर रुख़-ए तक़दीर जहाँ खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना कि सदी बोल रही है। इस सदी की आवाज़ में केवल हिंदी और उर्दू शायरी, हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया की कुल संस्कृति की खनक ही नहीं बल्कि बदली हुई दुनिया की इनकलाबी पीड़ा भी बोल उठती है। मेरे जीते जी सुन लो साज़े गज़ल के ये नगमे, और भी शायर आएंगे लेकिन कहाँ फ़राक़ को पाओगे। और आखिर में फ़राक़ अंग्रेज़ी के महान पंडित थे। साहित्य की हर विधि में उनका अध्ययन बहुत विशाल था। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा की जानकारी से भरपूर लाभ उठाया और अपनी सद्बुद्धि से इस अध्ययन के परिणाम को चार चांद लगा दिया। दो चार अशार सुनकर मैं विदा लेता हूँ कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़ जिगर। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़ गज़ल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। और अलविदा ए जन्म साथियों, अलविदा ए हमवतनों, एक अनसुनी पुकार देर से मुझे बुलाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।